चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षय चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है नीट 25 के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं और इनकी लास्ट डेट 7 मार्च 25 है। कल के वीडियो में मैंने ये बताया था कि ये फॉर्म आप स्टेप बाय स्टेप कैसे फिल कर सकते हैं, कौन से कॉलम में आपको क्या फिल करना है ताकि किसी प्रकार की कोई मिस्टेक ना हो। तो उस वीडियो के कॉमेंट्स में काफी सारे स्टूडेंट्स के जो डाउट्स थे वो लिखे हैं कमेंट्स में स्टूडेंट ने, तो वो डाउट मैं आपको दूर करने वाला हूं। तो सबसे पहले स्टूडेंट के सबसे ज्यादा डाउट डॉक्यूमेंट्स अपलोड के रिगार्डिंग है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, किस साइज में करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, कास्ट वैलिडिटी क्या होनी चाहिए सर्टिफिकेट की, और इसके बाद में आई कार्ड वगैरह, इनके बारे में भी कुछ डाउट्स हैं। और कोड को लेकर काफी सारे डाउट हैं, जो क्वालिफिकेशन कोड हैं 1 से लेकर के 7 तक के, उनके बारे में भी काफी डाउट हैं। तो ये सारे डाउट मैं इस वीडियो में दूर करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग जो भी डाउट हैं वो देख लेते हैं। तो ये 9 प्रकार के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अपलोड करने हैं हर एक कैंडिडेट को। इसमें कैटेगरी सर्टिफिकेट जनरल कैंडिडेट को अपलोड नहीं करने की आवश्यकता होती है। तो ये 8 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स आपको जरूर ही अपलोड करने हैं। तो ये देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले हम देखते हैं पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ विथ 80% फेस विदाउट मास्क। आपके चेहरे पर मास्क नहीं होना चाहिए और आपका जो फेस है वो 80% विजिबल होना चाहिए। इसमें फोटोग्राफ ऐसा होगा और यहाँ कैंडिडेट नेम लिखा जाएगा और नीचे डेट ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ लिखा जाएगा। जिस डेट को आप ये फोटो क्लिक कर रहे हैं उसका डेट लिखा हुआ होगा। इसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो इस प्रकार से हैं कि जो फोटो है आपका 1 जनवरी 25 के बाद का होना चाहिए। और इस फोटो में आप गॉगल्स नहीं लगा सकते, मतलब आप नजर का चश्मा लगा सकते हैं, लेकिन बाकी जैसे स्टाइल वाले गॉगल्स आते हैं ब्लैक कलर के आते हैं तो वो आप यहाँ यूज नहीं कर सकते। कैप भी यूज नहीं कर सकते आप इसमें, यानी कि कैप और गॉगल्स आप यहाँ यूज नहीं कर सकते फोटो के अंदर। फोटो क्लिक करते समय ये नहीं होना चाहिए। नजर का चश्मा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इसके बाद में आपका 80% फेस कवर होना चाहिए। जैसे कि कोई ऐसा टेढ़ा करके फोटो खिंचवा लेता है, कोई स्टाइल में फोटो खिंचवाता है, कोई साइड देखता हुआ फोटो खिंचवाता है, तो वो बिल्कुल मान्य नहीं होगा। 80% फेस कवर होगा जिसमें आपके ईयर बिल्कुल विजिबल होने चाहिए। आपके दोनों ईयर बिल्कुल विजिबल होने चाहिए और व्हाइट बैकग्राउंड में ये फोटो होगा। व्हाइट बैकग्राउंड में ये फोटो होगा। हर साल यही इसी प्रकार का फोटो अपलोड करवाया जाता है। जो ड्रॉपर स्टूडेंट हैं उन्होंने पिछले साल भी ऐसा ही फोटो अपलोड किया होगा। तो इसके बाद में जो कंप्यूटर जनरेटेड फोटो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आप नजर का चश्मा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके बाद में इसमें जो अनक्लियर फोटोग्राफ है वो अपलोड नहीं करना है और बिना फोटो के आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एक्सेप्ट नहीं होगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। एक इसमें पोस्ट कार्ड साइज का फोटो और अपलोड करना है। पोस्ट कार्ड साइज का मतलब थोड़ा बड़ा फोटो होता है, वो 4x6 इंच का फोटो होता है। कलर फोटोग्राफ व्हाइट बैकग्राउंड में। तो आप इस फोटो को बड़ा बनवा लें और 6 से 8 तक ये फोटो भी रख लें और 10 से 12 तक पासपोर्ट साइज की और पोस्ट कार्ड साइज की दोनों फोटोग्राफ एक्स्ट्रा रख लें। आपके एडमिशन में ये काम आएंगी। तो ये इस प्रकार का इसमें इंस्ट्रक्शंस दिया गया है फोटो के अंदर। तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार का फोटो अपलोड करना है। ये फोटो आपका पासपोर्ट साइज का ही ऐसा फोटो अपलोड करना है और पोस्ट कार्ड साइज का भी सेम कंडीशन का फोटो अपलोड करना है। फर्क ये है कि इसकी साइज छोटी होगी और इसकी साइज बड़ी होगी। पोस्ट कार्ड साइज की जो फोटो है उसकी साइज बड़ी होगी। तो ये 2 प्रकार के फोटो आपको अपलोड करने हैं। अब बाएं और दाएं हाथ की अंगुली और अंगूठे का निशान और सिग्नेचर ये भी आपको अपलोड करने हैं। तो वो आपको अपलोड करने के लिए इस प्रकार से आप एक व्हाइट पेज ले लें। उस व्हाइट पेज पर इंक पैड से अपने अंगूठे और अंगुलियों को, दोनों हाथों की अंगूठे और अंगुलियों को इंक लगाते हुए इस व्हाइट पेज पर आप एक बार इंप्रेस कर दें। तो आपके अंगूठे का निशान आ जाएंगे और अंगुलियों के निशान आ जाएंगे दोनों हाथ के। तो इस प्रकार से लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर एंड थंब इंप्रेशन आपको यहाँ लगाना है, उसको अपलोड करना है
10 से 200 KB के बीच में। और सिग्नेचर भी अपलोड करने हैं, वो रनिंग हैंड में सिग्नेचर अपलोड करने, ऐसा नहीं कि कैपिटल लेटर में लिख दिया, नाम लिख दिया, ऐसा नहीं है। रनिंग हैंड में आपने सिग्नेचर करने, चाहे नाम ही आप लिख रहे हैं लेकिन रनिंग हैंड में होगा वो सिग्नेचर। तो ये इस प्रकार से आपने सिग्नेचर करना है। अब कैटेगरी सर्टिफिकेट, इसको लेकर के काफी सारे स्टूडेंट को डाउट है। कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर के काफी सारे स्टूडेंट्स को डाउट है। इसको लेकर के ये जनरल कैटेगरी के लिए तो अपलोड होता नहीं है, ये ऑप्शन ही दिखाई नहीं देगा जनरल की कंडीशन में तो। लेकिन जो कैंडिडेट ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैंडिडेट हैं, उनको ये सर्टिफिकेट अपलोड करने की आवश्यकता है, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास पहले सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है तो आपको अपलोड करना है, नहीं तो अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है इसको। इसके लिए ये सबसे ज्यादा बड़ा डाउट ये है कैंडिडेट का कि ये कब का बना हुआ होना चाहिए। तो मैं आपको यहां बता दूं कि अगर आपके पास में 1 अप्रैल 2024 के बाद का सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है तो आप उसको अभी अपलोड तो कर सकते हैं, अपलोड के लिए तो वो मान्य है, लेकिन वो सर्टिफिकेट काउंसलिंग के टाइम में काम नहीं आएगा। काउंसलिंग के टाइम में आपको नया सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। अगर आप 1 जनवरी 2025 के बाद का सर्टिफिकेट बनवाते हैं वो भी चल जाएगा काउंसलिंग के टाइम में, या 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद का सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो वो भी चल जाएगा। तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की कंडीशन में अगर आपके पास में 1 अप्रैल 2024 के बाद का अगर सर्टिफिकेट है तो वो इस समय अपलोड कर सकते हैं। अगर वो नहीं है आपके पास में तो आप यहां एक ऑप्शन दे सकते हैं कि मेरे पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, मैं काउंसलिंग के टाइम में इसको बनवा लूंगा। आपके पास में आप ये इसमें दे सकते हैं ऑप्शन, नो आई हैव अप्लाइड बट अवेटिंग दी सर्टिफिकेट। अगर आप ऐसा यूज कर रहे हैं तो ये सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यहां पर। तो ये सर्टिफिकेट जो एससी एसटी का सर्टिफिकेट है उसकी कोई स्पेसिफिक डेट नहीं होती है, वो परमानेंट ही होता है। लेकिन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट हैं, अगर आपके पास में 1 अप्रैल 2024 के बाद के सर्टिफिकेट हैं तो आप इस समय अपलोड कर दें, काउंसलिंग के टाइम में नया सर्टिफिकेट बनवा लेना। अगर आप अभी नहीं करना चाहते हैं तो जो मैंने आपको ऑप्शन बताया, नो का ऑप्शन करके आप दे सकते हैं और यहां अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। आप काउंसलिंग के टाइम में इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि आपके सारे डाउट कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर पूरे हो गए होंगे। एनटीए ने अपने इंफॉर्मेशन ब्राउचर में कोई स्पेसिफिक डेट नहीं दिया है कि इस डेट तक आपका सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए, लेकिन जो अभी मान रहे हैं ईडब्ल्यूएस ओबीसी का सर्टिफिकेट, वो 1 साल पुराना सर्टिफिकेट चल जाता है, काउंसलिंग के टाइम में भी चल जाता है। वैसे इसकी डेट 6 महीने पुरानी होती है, लेकिन 1 साल पुराना मान लेते हैं ये। तो ये जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग बनता है, अप्रैल टू 31 मार्च तक, और ओबीसी का वैसे 6 महीने माना जाता है लेकिन काउंसलिंग के टाइम में 1 साल तक मान लेते हैं। तो ये हो गई कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात। अभी 10th की मार्कशीट, आपके पास में 10th की मार्कशीट जरूर होगी। अगर किसी कैंडिडेट के पास में 10th की मार्कशीट अलग है और 10th का सर्टिफिकेट अलग है, ये काफी साल पहले अलग अलग दिया जाता था, लेकिन काफी साल बाद में ऐसा हो गया कि दोनों को एक ही साथ ही दे दिया गया है। तो यहाँ 10th की मार्कशीट में भी आप वही मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं और 10th के सर्टिफिकेट में भी आप वही कर सकते हैं। जो आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक साथ है वो कर सकते हैं। अगर आपका अलग अलग है, मार्कशीट अलग है, तो 10th की मार्कशीट के अंदर आप मार्कशीट अपलोड कर दें और सर्टिफिकेट में आप सर्टिफिकेट अपलोड कर दें। लेकिन किसी किसी बोर्ड में क्या होता है कि फ्रंट में मार्कशीट होती है और बैक साइड में सर्टिफिकेट होता है, तो आप मार्कशीट की जगह फ्रंट साइड यूज कर लें और सर्टिफिकेट की जगह बैक साइड यूज कर सकते हैं। जो सीबीएसई की पुरानी बड़ी मार्कशीट आती थी उसमें फ्रंट साइज में ही सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों दी जाती थी, तो वो यहाँ आप अपलोड कर सकते हैं। अब सीबीएसई में पुराने सिस्टम में जैसे 2016-17 से पहले सीजीपीए सिस्टम होता था, अभी तो उसमें परसेंटेज सिस्टम ही आ रहा है। अगर 10th में आपकी मार्कशीट में सीजीपीए सर्टिफिकेट सीजीपीए सिस्टम है तो आपको ये सीजीपीए कन्वर्सन सर्टिफिकेट देना होगा। यहाँ से सबसे बड़ा स्टूडेंट को डाउट है, उन स्टूडेंट को डाउट है जिनके 10th में सीजीपीए सिस्टम हुआ करता था। ये 2017 से पहले हुआ करता था, 2016 से 17 से पहले हुआ करता था। बाद में अभी परसेंटेज सिस्टम ही हो रहा है, चाहे सीबीएसई हो या अदर एग्जाम हो, सभी में परसेंटेज ही आता है। लेकिन इससे पहले सीजीपीए आता था और सीजीपीए को हम 9.5 से कन्वर्ट कर देते थे तो वो मार्क्स में कन्वर्ट हो जाता था। तो अगर
किसी स्टूडेंट के 10th में सीजीपीए सिस्टम है तो वो यहां पर उनको सीजीपीए कन्वर्जन सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। ये कहां से मिलेगा? ये आपने जहां 12th पास की है, सॉरी 10th पास की है, उस 10th के स्कूल से आपको वो सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, जिसमें ये लिखा हुआ होता है कि इनका सीजीपीए सिस्टम था और इनको मार्क्स में कन्वर्ट करने के लिए 9.5 से मल्टीप्लाई किया जाता है। इस प्रकार से प्रिंसिपल की सील लगा के आपको ये डॉक्यूमेंट्स इश्यू कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से उन स्टूडेंट को ये सीजीपीए कन्वर्जन सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसमें कुछ ही स्टूडेंट आते हैं जो जिनके सीजीपीए सिस्टम हुआ करता था, जिनके सीजीपीए सिस्टम नहीं है उनको करने की जरूरत नहीं है, इनका यहाँ ऑप्शन ही नहीं आता है। यहाँ पर आप 10th की जब डिटेल देंगे तो उसमें सेलेक्ट करना पड़ता है सीजीपीए। अगर आप मार्क्स सेलेक्ट करते हैं तो 9.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और मार्क्स सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ सीजीपीए का ऑप्शन नहीं आएगा कन्वर्जन का, तो आप स्कूल से लेके वो अपलोड कर सकते हैं वो सर्टिफिकेट। अब इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस प्रूफ। तो एड्रेस प्रूफ के लिए जिसमें आपका एड्रेस लिखा हुआ है, जैसे आधार कार्ड है, इसके बाद में ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर कार्ड है, तो इनमें एड्रेस लिखा हुआ आता है, वो एड्रेस प्रूफ यहाँ आप अपलोड कर सकते हैं। और आईडी प्रूफ भी आप यहाँ अपलोड करना है आपको आईडी प्रूफ में। अब काफी सारे स्टूडेंट का डाउट ये होता है कि क्या सर हम ये दोनों एक अपलोड कर सकते हैं? हाँ, ये आप आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं, आप प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस में भी आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं और आइडेंटिटी प्रूफ में भी आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं। आधार कार्ड का बैक और फ्रंट दोनों साइड आप एक जगह रख करके दोनों में यूज कर सकते हैं। आप परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस में भी यूज कर सकते हैं और आइडेंटिटी प्रूफ में भी आधार यूज कर सकते हैं। आधार सभी के पास होता ही है। तो ये इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। इसके बाद में जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं, विकलांग कैंडिडेट, दिव्यांग कैंडिडेट हैं, उनके लिए अपना पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। मैंने कल बताया था आपको, जो 40% से अबव हैं और जो लेस देन 40% उनको ऑप्शन सेलेक्ट करना है और उसी के अकॉर्डिंग वो सर्टिफिकेट अपलोड करना है उनको। इसके अलावा जो एनआरआई कैंडिडेट हैं उनको भी ये सर्टिफिकेट अपलोड करना है जब एनआरआई उसमें ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे तब। तो ये कंडीशन है यहाँ सर्टिफिकेट अपलोड करने की, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की, जो काफी सारे स्टूडेंट को यहाँ प्रॉब्लम आती है इसमें। अब हम आगे बात करेंगे एग्जामिनेशन जो क्वालिफाइंग कोड होता है उसके बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन सा कोड फिल करना है। तो देखो, जब हम यहाँ 12th की डिटेल फिल करते हैं, जब 12th की डिटेल फिल करेंगे तो यहाँ क्वालिफाइंग एग्जाम लिखा आता है। इसके ड्रॉप डाउन पर जैसे ही आप ड्रॉप करेंगे तो आपको कोड 1 दिखाई देगा या फिर कोड 2 से लेके 7 तक दिखाई देगा। तो कोड 1 किस कंडीशन में दिखाई देता है? जब आप 12th में यहाँ इस ऑप्शन पर पास स्टेटस पर अपेयरिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो यहां पर आपको ओनली कोड 1 ही दिखाई देगा। अगर आप यहां पास्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, पास स्टेटस पर पास्ट सेलेक्ट करेंगे तो कोड 2 से लेके 7 तक यहां दिखाई देंगे। तो अगर आप अपेयरिंग यहां सेलेक्ट कर रहे हैं, मतलब इस बार आप 12th की एग्जाम दे रहे हैं, तो आप अपेयरिंग सेलेक्ट करेंगे, आपका रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, अपेयरिंग सेलेक्ट करेंगे तो यहां पर आपको कोड 1 दिखाई देगा और वो कोड 1 आपको चूज कर लेना है। तो अपेयरिंग की कंडीशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ अगर पास्ट आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको कोड 2 से लेके 7 तक दिखाई देंगे। उनमें आपको कौन सा कोड सेलेक्ट करना है ये मैं आपको बता देता हूं। तो देखो, कोड 1 उन कैंडिडेट के लिए है जो अपेयरिंग कैंडिडेट हैं, यानी इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट है उनके 12th में हैं अभी, उनसे वो अभी एग्जाम देंगे और उसके बाद में रिजल्ट आएगा तो वो अपेयरिंग सेलेक्ट करेंगे तो कोड 1 सेलेक्ट कर देंगे, उनके लिए कोड 1 है। इसके अंदर है जो कैंडिडेट्स एडिशनल बायोलॉजी से हैं या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग और स्टेट ओपन स्कूल और प्राइवेट कैंडिडेट हैं, वो भी यहाँ अलाउ हैं। लेकिन ये केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जो भी डिसीजन होगा सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग होगा। 3-4 साल चलते इस केस को हो गया, लेकिन ये 3-4 साल से ये कैंडिडेट अलाउ ही होते आ रहे हैं, पहले से भी अलाउ हैं ये कैंडिडेट, तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको बता दूं, जो प्राइवेट कैंडिडेट हैं, NIOS कैंडिडेट हैं, इसके बाद में जो स्टेट ओपन स्कूल के कैंडिडेट हैं, एडिशनल बायोलॉजी के कैंडिडेट हैं, वो सारे के सारे कैंडिडेट अलाउ हैं यहाँ पर।
अब कोड टू किन कैंडिडेट को फिल करना है? कोड टू उन कैंडिडेट को फिल करना है जो ड्रॉपर स्टूडेंट है। ड्रॉपर का मतलब आपने 12th क्लास पास कर ली है, आपका रिजल्ट आ चुका है, आपके पास मार्कशीट अवेलेबल है, तो उन कैंडिडेट को कोड टू यहां फिल करना है। जैसे 12th को सीनियर सेकेंडरी एग्जाम माना जाता है, तो वो अगर आपने पास कर रखी है और सब्जेक्ट आपके वही हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या फिर और इंग्लिश सब्जेक्ट, तो बायोलॉजी यहाँ एडिशनल भी हो सकती है। तो जिसने ऑलरेडी पास कर रखी है 12th, वो कोड टू फिल करेंगे। अगर आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है, आपने 12th पास कर ली, उसके बाद कहीं एडमिशन ले लिया है और समझ में भी नहीं आ रहा है मैं कौन सा कोड फिल करूं, तो आप कोड टू फिल करेंगे तो यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं है, अगर आपने 12th पास कर रखी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से, इंग्लिश आपके सब्जेक्ट रहा है तो। अब कोड 3 किन कैंडिडेट को फिल करना है? कोड 3 उन कैंडिडेट को फिल करना है जहां प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन होता है, प्री डिग्री एग्जामिनेशन होता है। प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन किसी किसी स्टेट में सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन कहा जाता है, तो किसी में प्री डिग्री एग्जामिनेशन कहा जाता है, जैसे कर्नाटक वगैरह हो गया, ऐसे स्टेट हैं जहां प्री डिग्री कहा जाता है, तो वो यहाँ कोड 3 फिल करेंगे। जहां आपकी 10th और 12th में 12th में अगर प्री डिग्री एग्जामिनेशन है तो वो कैंडिडेट यहाँ कोड 3 फिल करेंगे। ये इसमें कर्नाटक स्टेट वाले आते हैं, कुछ महाराष्ट्र के भी हैं कैंडिडेट्स, लेकिन कर्नाटका स्टेट के कैंडिडेट स्पेशली हैं तो वो कोड 3 फिल करेंगे। अगर वो कोड 2 भी फिल करते हैं तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोड 4 जो प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, प्री मेडिकल एग्जामिनेशन, जिनके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इंग्लिश सब्जेक्ट है, तो वो कैंडिडेट यहाँ कोड 4 फिल करेंगे। अब ये प्री प्रोफेशनल कहाँ होता है? ये फॉरेन में होता है, प्री प्रोफेशनल कोर्स है। अब यहाँ जिनके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या इंग्लिश है, इंडिया में भी कर रहे हैं, प्री मेडिकल एग्जामिनेशन पास कर रहे हैं, तो वो भी यहाँ कोड 4 कर सकते हैं। कोड 4 वो भी कैंडिडेट कर सकते हैं जो जैसे प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, बीएमएस कर रहे हैं, बीएचएमएस कर रहे हैं, वेटनरी कर रहे हैं, तो वो भी यहाँ कर सकते हैं, मेडिकल से जो कोर्स कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ सलाह दूंगा कि अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है, 12th आपने पास कर ली है, 12th के बाद में कोई कोर्स कर रहे हैं, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या ये कौन से कोड में आएगा, तो कोड 2 फिल कर दें, वो सभी के लिए एलिजिबल है। इसके बाद में कोड 5 जिन कैंडिडेट्स ने बीएससी फर्स्ट ईयर पास कर ली है, चाहे वो बीएससी सेकंड ईयर में हो, चाहे वो बीएससी थर्ड ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो, बीएससी फर्स्ट ईयर पास कर ली है और मिनिमम साइंस के 2 सब्जेक्ट हैं उनके पास में, फिजिक्स और केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी, इनमें से तीनों में से 2 सब्जेक्ट हैं, तो वो कैंडिडेट यहाँ कोड 5 कर सकते हैं। और कोड 6 उन कैंडिडेट के लिए है जो बीएससी एग्जाम पास कर चुके हैं, बीएससी एग्जाम पास कर चुके हैं, उनके पास में मार्कशीट आ गई है और 2 सब्जेक्ट मिनिमम उनके रहे हों, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस प्रकार से 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, तो वो कोड 6 फिल कर सकते हैं। कोड 7 फॉरेन कैंडिडेट के लिए है, यानी कि एनआरआई कैंडिडेट के लिए। तो इस प्रकार से अगर किसी भी कैंडिडेट को नहीं समझ में आता है तो वो यहाँ कोड 2 फिल कर सकते हैं, अगर उन्होंने 12th क्लास पास कर ली है तो ये तो था कोड के बारे में। अब हम बात करते हैं जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहेगी नीट 25 के लिए। तो हर बार की तरह इस बार भी वही है, जो कैंडिडेट यूआर ईडब्ल्यूएस के हैं, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 50% उनके मार्क्स होने चाहिए और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी और इंग्लिश में वो पास होने चाहिए। और ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी के हो, उनको यहाँ 40% की जरूरत है। ये ध्यान रखें, एग्रीगेट की जरूरत है, अलग अलग सब्जेक्ट में 50% या 40% की जरूरत नहीं है। इन तीनों सब्जेक्ट का टोटल 40% ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए होना चाहिए और 50% यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए होना चाहिए। तो ये कंडीशन है इसमें जो मैंने आपको बता दी है। तो ये जानकारी थी कोड के बारे में और जो सर्टिफिकेट रिलेटेड इश्यू आ रहे हैं स्टूडेंट के, उनके बारे में। बाकी अपडेट या बाकी जो भी प्रॉब्लम आएगी आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, कमेंट से हम देख के उसका आपको रिप्लाई दे देंगे या फिर वीडियो बना देंगे, अगर काफी सारे स्टूडेंट के इस प्रकार से कमेंट्स आते हैं। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ, नए वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक मैं हर्षाई चोपड़ा आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद।